नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना सीट से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर 3 क्रूड बम फेंके जाने का मामला सामने आया है। घर में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बाद यह घटना हुई है। मंगलवार रात को हुई इस घटना को लेकर राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी चिंता जाहिर की है। घर पर जिस वक्त बम फेंके गए उस वक्त सांसद और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह मौजूद नहीं थे। हालांकि उनके परिवार के सदस्य उस वक्त घर पर ही मौजूद थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल कर रही है ताकि बम फेंकने वालों का पता लगाया जा सके। अब तक बम फेंकने वाले लोगों या फिर घटना को अंजाम देने का मकसद पता नहीं चल सका है। इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम धमाके हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था के लिहाज से चिंता की बात है। उम्मीद करता हूं कि बंगाल पुलिस की ओर से इस मामले में तत्काल एक्शन लिया जाएगा। उनकी सुरक्षा के मामले को पहले ही सीएम ममता बनर्जी के समक्ष उठाया जा चुका है। इस घटना के बाद बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई इन दिनों चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले की जांच भी कर रही है और कई मामलों में सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी तक कोई मतलब ऐसी कोई खबर नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है, ये अर्जुन सिंह फिलहाल अभी तो घर में नहीं है, वो तो दिल्ली में है, वो तो सही बात है। लेकिन अर्जुन सिंह का घर के सामने जो सीआरपीएफ जो जवान लोग, जो उसका सिक्योरिटी, जो बॉडीगार्ड लोग, जो मतलब तैनात रहता है हर टाइम 24 घंटे। लेकिन फिलहाल उसको ऊपर बम फेंकने का आरोप आ रहा है, क्योंकि वो लोग खुद ऐसी मतलब जो जानकारी सूत्रों से जो आ रहा है कि खुद जो लोग मतलब सीआरपीएफ जवान ने उसका गेट का सामने जो हमेशा के लिए मतलब तैनात रहता है, तो वो ही गेट का ऊपर मतलब धमाका हुआ। लगातार 3 धमाका हुआ और सुबह से मतलब इसको लेकर बड़ी से बड़ी बवाल शुरू हो गया। क्योंकि आप देखिएगा कि पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर लगातार जगतलाल भाटपारा, नईहटी, उत्तर 24 परगना की कई इलाका पर लगातार हमला के प्रयास और हमला करने का, अर्जुन सिंह के ऊपर हमला करने का प्रयास, ये तस्वीरें हम बार बार देख चुके हैं। लेकिन ये जो सामने जो आ रहा है, ये अचानक करीब रात 3 बजे ऐसी 3 बम ब्लास्टिंग जो हुआ है, उसके मतलब धमाके का जो आवाज है, इतना मतलब जोर से जो आवाज हुआ, पास में जगतदल थाना भी है। थाने का पूरा पुलिस ने तुरंत उसी समय पहुंच गया और सीसीटीवी अभी मतलब उन्होंने तो पूरा देख रहे हैं कि एक्चुअली कौन आया, क्यों फेंका, क्यों मतलब टारगेट की अर्जुन सिंह के ऊपर। क्योंकि जो लोग काम किया है, हो सकता है ये कई दुष्कृति लोग है, कोई विरोधी दल का है, कोई कांग्रेस का हो या तृणमूल। लेकिन शांतनु, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है ना, जिस तरह से चुनाव के बाद भी हिंसा का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव के दौरान क्या हालात थे उस दौरान भी हम सब उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और जब हिंसा थमने का नाम नहीं लेगी तो सीधे सवाल खड़े होंगे ममता बनर्जी की सरकार पर। आखिर क्या ममता सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं रह गई है? और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन कर रही है सरकार वहां पर, जब इस तरह के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं? बिल्कुल समझे, बिल्कुल आपने जो कहा है सही बात है। यही सवाल मतलब आज भी मतलब यही सवाल उठाया है खुद बंगाल के जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। सभी लोग मतलब देखा है, क्योंकि देखिए आप मतलब जगदीप धनखड़ सिर्फ आज ही नहीं है, कई दिनों से मतलब विधानसभा चुनाव, इस साल जो विधानसभा चुनाव है, जो चुनाव हुआ था, चुनाव के पहले मतलब पूरा माहौल को गर्म कर दिया। पूरा बंगाल की कहीं भी इलाके, कहीं भी क्षेत्रों में भारी से भारी हिंसा हुआ। जब निर्वाचन अधिकारी ने मतलब सीधा तौर से ऐसी कहा है कि जब 30 तारीख निर्वाचन है, चुनाव भी है इसी महीने का 23 तारीख, तो इसके पहले मतलब फिर से क्या बंगाल में मतलब ऐसी रोज हर दिन या रात को सुनाई देगा, ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ गया। क्योंकि अभी मतलब 7 क्षेत्र के अंदर सिर्फ 3 क्षेत्रों पर चुनाव मतलब हो रहा है। तो इसके पहले मतलब ये जो तस्वीरें सामने आ रहा है, ये फिर से मतलब हम लोग जो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े कर रही है और सवाल इसलिए भी बड़ा अहम बन जाता है क्योंकि सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल में है और वो
चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई थी और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, उस मामले में लगातार एफआईआर भी सीबीआई की ओर से दर्ज की जा रही है, लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ममता राज में जो बदमाश हैं उनमें जरा सा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही तो बात है। मतलब हर दल का कोई जो प्रतिनिधि है, जो मतलब अब देखिए अधीर रंजन चौधरी से लेकर मतलब कई दल का जो बड़े से बड़े प्रतिनिधि है, या सीपीएम हो या सभी लोग ने सिर्फ यही आवाज उठाया कि बंगाल पे हिंसा कब मतलब रुकेगा। ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ गया। तो इसी कारण से मतलब जो जब चुनाव मतलब घोषणा होता है, चुनाव के पहले किसी ना किसी क्षेत्रों पर बड़े से बड़े बम ब्लास्टिंग या मतलब ये बंगाल पे हर रोज चलता है। लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल है। अभी अभी पुलिस ने मतलब वहीं पर मौजूद है और पुलिस ने सीधा तौर से सीसीटीवी फुटेज भी मतलब जांच कर रहे हैं, ये कौन आया, कैसे आया और क्यों। करीब रात 3 बजे मतलब अचानक सीआरपीएफ जो जवान लोग जो बाहर में खड़ा रहते उसके ऊपर हमला करने का प्रयास क्यों की। ये सबसे सवाल बड़ी यहाँ पर सवाल इसलिए है। बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि जो जांच चल रही है, कार्रवाई की जाएगी, इस तरह कई तरह के हमले, कई बार हमले हो चुके हैं और हर बार यही कहा जाता है कि जांच चल रही है, जो फुटेज है वो खंगाली जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। खैर, अब जांच कब तक खत्म हो गई अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले जो भी हमले हुए हैं उनको लेकर के क्या कुछ हालात हैं, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। किस तरह की कार्रवाई चल रही है वो भी हम देख रहे हैं, किस तरह से जो बदमाश हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या बीजेपी की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है या फिर टीएमसी की ओर से इस हमले के बाद कोई बयान सामने आया है? बीजेपी और से जो जानकारी मिल रहा है, ये खुद बीजेपी और से यही जानकारी दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा, जहाँ पे जो हिंसा होता है और सिर्फ इसके वजह से है तृणमूल का कई गंदा लोग मतलब ये हरकती करता है, कई भी क्षेत्रों पर बमबारी करता है, कई भी इलाका पे खून खराबी करता है। ये बीजेपी का कहना है। लेकिन साथ साथ तृणमूल का कहना है कि नहीं, ये खुद बीजेपी का अंदर उसका जो दो दल का जो अंदर मतलब लड़ाई है, ये लड़ाई झगड़ा वो दो दल का अंदर होता है। ऐसी मतलब एक के ऊपर एक आरोप तो हर रोज लगाता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जल्द से जल्द दिन जाए बंगाल पे, ये मतलब नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है, सभी लोग ने यही कहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब वारदातें सामने आती हैं तो वो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। क्या पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने आया है? क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का? प्रशासन की ओर से मतलब सीधा तौर से यही कहा कि प्रशासन करते देखने के बाद मतलब अगर पहचान हो पाएगा तो मतलब खिलाफ तो मतलब कड़ी से कड़ी मतलब निर्णय लिया जाएगा, ये प्रशासन की ओर से बोला है। लेकिन जगतदल थाना का पुलिस जब पहुंचे, सीआरपीएफ जवान का सिर्फ यही सवाल सामने आ रहा है कि जो जवान लोग सामने खा रहा है उसके ऊपर बम फेंकने का प्रयास क्यों। ये सबसे बड़ी सवाल अभी तो सामने आ रहा है। ये सीआरपीएफ जवान जो मतलब सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी मतलब खुद अर्जुन सिंह का घर के सामने 24 घंटे तैनात रहे थे, लेकिन उसका गेट का सामने अचानक ऐसी धमाका क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी सवाल है सीआरपीएफ जवान की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी जो कोलकाता से पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी हिंसा का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब आगे 30 तारीख को उपचुनाव भी होने हैं। उससे पहले जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, अच्छे संकेत मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो कोई भी दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। खैर, अब रुक कर लेते हैं खबरों में उत्तर प्रदेश का, जहां अयोध्या दौरे से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। इसके अलावा ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बसपा पर भी तंज कसा। साथ ही उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर भी पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि हमारा डीएनए टेस्ट करवा लें, हम तैयार हैं, लेकिन आप सभी को भी करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले इतिहास में कमजोर हैं। बता दें कि मोहन भागवत ने एक बयान में कहा था कि भारत में हिंदू मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। सवाल क्या है और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। तो लगता है कि
सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई इतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको भी पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं, और मकसद परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप मुंबई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते। आप हिस्ट्री में कमजोर हैं, तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में, उसी को रिक्रिएट करते हुए मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है, संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े। तो यूपी चुनाव को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीएसपी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में उनकी सरकार बनने पर महापुरुषों के पार्क, प्रतिमा और संग्रहालय बनाने का नहीं, बल्कि यूपी की सूरत बदलने में ताकत लगाई जाएगी। मायावती ने कहा कि इस बार सर्व समाज के साथ ब्राह्मणों की जुगलबंदी से यूपी में बसपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण उनके साथ आए तो निश्चित रूप से 2007 की तरह ही 2022 में भी बसपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान, स्वाभिमान और रोजी रोटी का पूरी तरीके से ख्याल रखने का दावा भी किया। तो बीएसपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक बेहद जरूरी है। 2007 में ब्राह्मण ने जो है वो बीएसपी का साथ दिया था, जिसके बाद मायावती ने सरकार भी बनाई थी, और अब एक बार फिर से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करती हुई मायावती नजर आ रही हैं। एंटीलिया केस में सीबीआई ने एक और खुलासा कर दिया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि मनसुख हिरेन को मारने के लिए साजिशकर्ता सचिन वाजे ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को मोटी रकम दी थी। चार्जशीट में बताया गया है कि हिरेन की मौत से 2 दिन पहले वाजे ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ एक और पुलिस वाला सुनील माने शामिल हुए, ताकि दोनों को यह पता चल सके कि मनसुख कैसा दिखता है। इसके बाद प्रदीप शर्मा को काम सौंपा गया और फिर आरोपी संतोष शेलार को शर्मा ने फोन किया और हत्या के बदले नगद पैसे देने की बात कही, और फिर आरोपी संतोष काम करने के लिए तैयार हो गया। चार्जशीट में सामने आया है कि कार हिरेन की थी, जो वाजे ने उधार ली थी, लेकिन घटना के कुछ हफ्ते पहले उसके पास वापस आ गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि 3 मार्च को वाजे ने शर्मा से मुलाकात की और एक बैग में बड़ी मात्रा में नकदी सौंपी। नकदी में ज्यादातर 500 रुपए के नोट के बंडल थे। पूरी जानकारी मिलने के बाद माने ने हिरेन को उठाया और शेलार को सौंप दिया। शेलार मनीष सोनी, सतीश मेथुकारी और आनंद जाधव के साथ गाड़ी में इंतजार कर रहा था। यहां हिरेन की गला घूंटकर हत्या कर दी गई। चारों ने मिलकर हिरेन के शव को नाले में फेंक दिया। एनआईए के मुताबिक वाजे चाहता था कि विस्फोटक लदी कार खड़ी करने का आरोप हिरेन स्वीकार कर ले, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के सहयोग से हिरेन को ठिकाने लगाया गया। हिरेन का शव 5 मार्च को मुंब्रा की रेती बंदर खाड़ी में मिला था, जिसे आत्महत्या बताने की भी कोशिश की गई थी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई करने वाले कमांडर अहमद मसूद के चाचा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तालिबान विरोधी हजारों लड़ाके पंजशीर की घाटी में कभी भी लौट सकते हैं। उन्होंने इन लड़ाकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील की है। तालिबान के अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करने और पंजशीर घाटी में प्रतिरोध बलों के खिलाफ लड़ाई जीतने की तालिबान की घोषणा के एक दिन बाद अहमद वली मसूद ने स्विट्जरलैंड में ये ऐलान किया है।
मसूद ने जिनेवा में एक संगोष्ठी में कहा कि घाटी में अभी भी हमारे पास हजारों लड़ाके हैं और वे किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हम घायल हुए हैं लेकिन हम मरे नहीं हैं, हम अब भी जीवित हैं। मसूद ने संगोष्ठी में कहा, पंजशीर केवल प्रतिरोध नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। हम अपने अधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए विरोध कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने देश की कार्यवाहक सरकार का ऐलान कर दिया है। नई तालिबान कैबिनेट में उन सभी चेहरों को जगह दी गई है जिन्होंने बीते 20 साल में अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली फौजों से जंग में अहम भूमिका अदा की है। तालिबान की नई सरकार में मुल्ला हसन अखुंद को अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। 2 लोगों को अंतरिम उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें एक नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हुई बातचीत की अगुवाई की थी और अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह विदाई से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि आमिर खान मुक्तकी को अंतरिम विदेश मंत्री बनाया गया है, जबकि भारतीय सैन्य अकादमी से पढ़ चुके अब्बास स्टानकजई को विदेश उपमंत्री नियुक्त किया गया है। कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करने वाला सिराजुद्दीन हक्कानी को अंतरिम गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि मुल्ला याकूब को अंतरिम रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुल्ला याकूब के पिता मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की स्थापना की थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नई तालिबान सरकार में कम से कम 5 ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित कर रखा है। इसके अलावा तालिबान ने अब उसी सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बना दिया है, जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसके सिर पर अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाता पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके से है। खूंखार आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क को चलाने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में कहा जाता है कि वो नॉर्थ वजीरिस्तान के मिराम शाह इलाके में रहता है। हक्कानी नेटवर्क के इस शीर्ष आतंकवादी का नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अभी भी शामिल है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आतंकियों से भरी इस सरकार को दुनिया मान्यता देगी तो कैसे देगी, मान्यता कैसे मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और देखना दिलचस्प होगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मान्यता मिले, इसके लिए तालिबान क्या कुछ नए हथकंडे अपनाता है। जिस तरह से वहां पर सरकार का गठन हुआ है उसमें पाकिस्तान की भूमिका को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या जो सरकार बनाई गई है वो पाकिस्तान के हाथों चलेगी, क्योंकि ISI चीफ ने वहां पर दौरा किया था और उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री का नाम है वो तय हुआ है। तालिबान सरकार के प्रमुख के रूप में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद का नाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के पिछले हफ्ते अचानक काबुल आने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। ISI प्रमुख ने अपनी यात्रा के दौरान मुल्ला बरादर और हिज़्ब-ए-इस्लामी नेता कुलबुद्दीन हिकमतियार से मुलाकात की थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हमीद के कहने पर ही PM पद के लिए नाम तय हुआ है। हालांकि उस वक्त मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया था कि हमीद ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए काबुल का दौरा किया था। उधर तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जल्द ही नई सरकार की घोषणा की जाएगी। हालांकि उन्होंने सरकार के ऐलान को लेकर तारीख के बारे में नहीं बताया, जिसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या जो सरकार बनाई गई है, जो नाम सामने आए हैं, उसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका रहेगी और जिस तरह से तालिबान अब काम करेगा उस पर क्या ISI का नियंत्रण रहेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से तालिबान की जो वापसी हुई है उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा हाथ रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।